हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं ना, तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में होम साइंस में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। अगर आपको चाहे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन दे तो उसको कैसे हम लिखेंगे, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किए हैं फिर भी आप कैसे लिखेंगे, इसका मैं ट्रिक भी दूंगा। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत इंफॉर्मेशन जाए। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, देखिए आपके ये जो है ना मॉडल सेट 1 का हम करा रहे हैं, आपके गैस पेपर के प्रथम सेट 1 का जितने भी VVI सब्जेक्टिव है उसको करा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रथम क्या है, टीकाकरण क्या है। टीकाकरण में रोगजनक का एंटीजेनिस प्रोटीन या रोगजनक की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। इन एंटीजेंस द्वारा प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया तथा मेमोरी BT कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ये रक्षी अणु एक बार बन जाने के बाद कुछ समय तक शरीर में बने रहते हैं और उस अवधि में यदि वह रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तब ये मेमोरी T एवं B दोनों कोशिकाएं उन्हें पहचान लेते हैं एवं प्रचुर परिणाम में लिम्फोसाइट्स एवं एंटीबॉडीज का निर्माण होता है जो इसे मार देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है ना इसके क्वेश्चन को समझना है, आखिर ये टीकाकरण क्या है। हम लोग सुई लेते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं टीका या टीकाकरण। तो क्या करते हैं, सुई के माध्यम से हम अपने शरीर में क्या करते हैं, जेनिक प्रोटीन क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मात्रा में हम अपने शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है और वह क्या करता है, वह मेमोरी B एवं T कोशिकाएं शरीर में जाकर के क्या करती है, उत्पन्न करती है। और ये मेमोरी B एवं C कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रचुर मात्रा में लिम्फोसाइट्स एवं एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं जो रोगजनक शरीर जो ना जितना भी रोग होते हैं ना उसको वो क्या करते हैं, मार देते हैं। तो इस टाइप से आपको जो है ना दिमाग लगा करके आपको याद करना। हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें लाइन बाय लाइन जितना लिखा हुआ है वो, लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और इनमें से आपको मेन पॉइंट आपको याद करना है। कम से कम आप 2 लाइन तो इसका याद कर सकते हैं ना। अगर आप यहाँ से ले करके यहाँ तक भी अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए आप पूरे इसका आंसर लिख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश क्या है। जिस बचत राशि पर ब्याज बट्टे प्रीमियम या क्या कहते हैं प्रीमियम प्राप्त हो उसे हम निवेश कहते हैं। निवेश वह धनराशि है जो किसी संस्था व बैंक को सुरक्षित रखने तथा ब्याज कमाने के लिए दी जाती है। निवेश भौतिक वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है, जैसे जमीन खरीदना हो गया, सोना, ये सब में क्या हम पैसा खर्च करते हैं ना, निवेश करते हैं ना। निवेश सुरक्षा के कारणों से भी किया जाता है। निवेश के निम्न मुख्य माध्यम है, जैसे बैंक हो गया, डाकघर हो गया, जीवन बीमा निगम, यूनिट्स इत्यादि, ये सब क्या है, निवेश का मुख्य माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सुजनी क्या है। बिहार की सुजनी क्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि सुजनी बिहार के भूसुरा गांव की कढ़ाई कला है। इस कढ़ाई में पुराने कपड़ों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, फिर एक कवर या रजाई का रूप दिया जाता है। इस कला में सामाजिक संदेशों को भी कढ़ाई के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस कढ़ाई कला का धीरे धीरे पूरे देश में प्रचार हो रहा है। इसमें क्या है, ये बिहार की सुजनी क्या है, बिहार की सुजनी के मतलब एक है ना भूसुरा गांव की कढ़ाई कला है। हमने साड़ी पर कढ़ाई देखते हैं ना, वो रंग बिरंगे फूल वगैरह जो छापा हुआ रहता है उसको हम कढ़ाई कहते हैं ना। तो इस टाइप से मतलब अच्छा टाइप से उसको बनाया गया था, जिसके वजह से आज ये धीरे धीरे पूरे देश में प्रचार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरामदेह वस्त्र क्या है।
तो बच्चा हो या जवान, युवती हो या वृद्ध, सबको आरामदेह वस्त्र पहनना चाहिए। आरामदेह वस्त्र वह है जो ऋतु यानी कि जाड़ा या गर्मी के अनुकूल हो। जाड़ा में गर्म वस्त्र आरामदायक होते हैं। आरामदायक वस्त्र वे हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ, सुंदर और निरोग रखे। नाप की दृष्टि से वस्त्रों को व्यक्ति के शरीर के अनुकूल होना चाहिए। देखिए आरामदेह वस्त्र, इसका क्या है, इसके क्वेश्चनों में छिपा हुआ है कि आरामदेह, जो दे यानी कि शरीर को आराम दे, जो वस्त्र शरीर को आराम दे उसको हम क्या कहते हैं, आरामदेह वस्त्र। तो बताइए अगर आप जाड़ा में टी शर्ट पहनिएगा तो फिर क्या होगा, अगर आप गर्मी में स्वेटर पहनिएगा तो क्या करते हैं, आपके मतलब वातावरण के अनुकूल, आपके जो है ना मौसम के अनुकूल आप जो कपड़े पहनेंगे ना वही ना आपको आराम दे देगा, मतलब आराम आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती है। जब किन्हीं कारणों से इनकी मात्रा एवं अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोटर वाहन, पीड़कनाशी इत्यादि। ये क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। देखिए वायु प्रदूषण यानी कि हवा को दूषित करना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। तो ये क्या होगा, मोटर वाहन के चलते होता है, पीड़कनाशी हम जो खेतों में छिड़ते हैं उसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरीकरण क्या है। देखिए अंकुरीकरण कच्चे खाद्य पदार्थों का किया जाता है। किसी भी कच्चे खाद्य पदार्थ को जल में फुलाकर फिर उसे कपड़े में बांधकर छोड़ दिया जाता है, उससे वह अनाज अंकुरित हो जाता है। ऐसे अंकुरित अनाज को एक सीमित मात्रा में खाने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अंकुरन का गुणवत्ता मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे अनाज को खाने से व्यक्ति को लगभग सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। अपने घरों में देखे होंगे कि क्या करते हैं, वो मूंग और चना वगैरह फुला करके खाते हैं ना, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा क्या है। वसा चर्बीदार अम्ल वह ग्लिसरीन का मिश्रण है। इसकी रचना भी उन्हीं 3 रासायनिक तत्वों अर्थात कार्बोज हो गया आपको क्या है, कार्बोज, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होती है, जिनसे कि कार्बोज की, किंतु कार्बोज की अपेक्षा वसा में उनका अनुपात भिन्न होता है। वसा में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता, परिणाम स्वरूप वसा में कार्बोज की अपेक्षा संघनित ईंधन अधिक होता है। यह कार्बोज की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक शक्ति व गर्मी उत्पन्न करती है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल के गुण कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे शुद्ध जल के निम्नलिखित गुण है। प्रथम क्या होगा, शुद्ध जल स्वच्छ, रंगहीन तथा चमकीला होता है। दूसरा लिखेंगे इनमें किसी प्रकार का मिठास यानी कि नमकीन एवं खारापन नहीं होता है। तीसरा लिखेंगे शुद्ध जल कीटाणु रहित होता है। चौथा लिखेंगे शुद्ध जल में घुले पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते। पांचवां पॉइंट लिखेंगे शुद्ध जल चूना रहित होने के कारण यह हल्का एवं मृदुल जल कहलाता है। देखिए यहाँ क्या है, शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल जैसे हम पीते हैं तो वो क्या होता है, रंगहीन होता है, नहीं तो वो नमकीन होता है, नहीं तो वो क्या होता है, मिठास होता है। तो इस टाइप से आप अनुमान लगा करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन क्या है। आहार आयोजन क्या है, तो व्यक्ति को आहार नियोजन करते समय प्रत्येक व्यक्ति की पोषण संबंधी दैनिक आवश्यकता देखकर उसे दिन भर के आहारों में विभाजित कर देना चाहिए। सामान्यतः हम प्रतिदिन 3 या 4 आहार लेते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात्रि का भोजन। किस समय कौन से भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए जाएं, यह परिवार की आर्थिक स्थिति, सदस्यों की आयु, काम के प्रकार और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। देखिए आहार आयोजन है ना, आहार को सीमित करके रखना या आहार का एक नियम बनाना कि सुबह में क्या खाना है और शाम में क्या खाना और दोपहर में क्या खाना है। अगर इसके हम एक प्लानिंग बनाते हैं तो उसी के योजना को हम क्या कहते हैं, आहार आयोजन कहते हैं। आहार आयोजन बनाते समय परिवार के विभिन्न
सदस्यों की आहार संबंधी आदतों तथा उनकी भोजन संबंधी आसक्तियों का भी ध्यान रखना होता है। अब जब आप आहार आयोजन करेंगे या योजना बनाएंगे, आहार योजना बनाते समय आपको सबके हैबिट को देखना पड़ेगा। कौन चावल पसंद करता है, कौन जो है ना रोटी खाना पसंद करता है, कौन दूध या कौन सब्जी खाना पसंद करता है, तो ये सबको आपको ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण क्या है। निर्जलीकरण क्या है, इसको लिखेंगे कि इस रोग में पतले दस्त, पानी की तरह लस्सेदार ढीला दुर्गंध युक्त मल त्याग होता है। इसमें बार बार मल त्याग होता है। गंभीर रूप धारण करने पर मल के साथ शरीर से पानी का भी निष्कासन होता है और पानी में खनिज लवण भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं। बस अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी अगर याद कर लेते हैं तो बस हो गया। नेक्स्ट अगर इसको और अगर 5 नंबरिया में पूछ दे थोड़ा सा और आप बढ़ा लेंगे। इस अवस्था में मनुष्य कमजोरी महसूस करता है। स्वाभाविक है, अगर शरीर से पूरा पानी निकलेगा तो कमजोरी होगा ही होगा। काम करने की इच्छा या ताकत नहीं रह जाती। अब उसको काम करने का ताकतें नहीं रहेगा तो कहाँ से कर पाएगा। जीभ सूखने लगती है, आंखें धंस जाती है, त्वचा ढीली पड़ जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इस प्रकार अत्यधिक अतिसार तथा निर्जलीकरण से समय पर इलाज न करने पर व्यक्ति की मृत्यु होने की भी संभावना होता है। और क्या होता है, अगर उसको सही समय पे अगर उसका इलाज नहीं कराया जाए तो क्या होगा, उसकी मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए आप लोग घरों में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाकघर क्या है। डाकघर की सुविधा बैंकों से अधिक स्थानों पर उपलब्ध है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए डाकघर होते हैं। डाकघर प्रायः हर आवासीय कॉलोनी में होते हैं। डाकघर में विनियोग की सुविधा को बहुत सरल रखा गया है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी थोड़े से ज्ञान से अपना धन यहाँ जमा कर सकता है। डाकघर योजना बैंक योजना से काफ़ी मिलती जुलती है। नेक्स्ट है कि डाकघर बचत योजना क्या है। कोई भी व्यक्ति 20 रुपये की न्यूनतम राशि जमा करके यह बचत खाता खोल सकता है। वर्तमान ब्याज दर 3.5 यानी कि 3.5% प्रति वर्ष है। इसमें प्राप्त ब्याज पर आयकर नहीं लगता, यानी कि इनकम टैक्स। जमा और निकासी रकम का ब्यौरा पासबुक में दर्ज किया जाता है। धन निकासी के लिए निकासी फॉर्म की आवश्यकता होती है। एक निश्चित राशि जमा रखने पर खाता धारक को चेक बुक सुविधा भी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है कि तरल आहार। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक तैयारी नहीं किए हैं या आप तैयारी करने में थोड़ा पीछे रह गए हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। आपको अभी से क्वेश्चन बैंक पर ध्यान देना है। क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले आप जा कर के क्वेश्चन बैंक के जो है ना जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप क्वेश्चन बैंक के दूसरे ईयर के जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उससे मिलाइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन उससे मिलता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप ये दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना कम से कम 10 साल तक का, तो आप पक्का फर्स्ट कराएंगे, ये तो कन्फर्म ही है। इसलिए अगर अभी तक भी अगर आपने तैयारी नहीं की है ना तो कोई बात नहीं, अब से अब लग जाइए। अब देरी नहीं करना। अगर आप अब देरी करोगे तो फिर दिक्कत है। अब जो है ना आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करना है और पूरा मेहनत के साथ। और देखिए आपके मन में होता होगा ना कि बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कितना हार्ड। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना कितना हार्ड या आसान पूछता है ना, तो आप जाकर क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको ये सब जो बातें हैं ना आपके माइंड में ऐड हो जाएगा। जब लिखने का बारी आएगा तो फिर आप जोड़ करके पूरा लिख देंगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा तो मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। और देखिए जितना भी अगर आप याद करते हैं ना क्वेश्चन को, उसको क्या करना है, आपको कॉपी में कम से कम 1 घंटा लिखा करें अपने माइंड सेट करके। जैसे कि आपने यहाँ से क्वेश्चन लिए, जैसे कि तरल आहार क्या है, उसको अपने से आंसर लिखने का प्रयास करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। क्या है तरल आहार क्या है, तो इसका होगा कि जब रोगी ठोस आहार को खाने व पचाने में असमर्थ होता है तो उसे पेय के रूप में आहार दिया जाता है। इसे ही तरल आहार कहा जाता है।
ऐसे आहार में आमतौर पर मिर्च, मसाले व फोक की मात्रा नहीं होती। साथ ही तेज सुगंध वाले पदार्थ भी शामिल नहीं किया जा सकता। तरल आहार उस रोगी को दिया जाता है जो ठोस भोजन नहीं ले पा रहा है। तीव्र ज्वर, शल्य क्रिया, हृदय रोग, जठर, शौच, दस्त, उल्टी आदि से पीड़ित व्यक्तियों को तरल आहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी, जिसको हम आंगनवाड़ी कहते हैं, क्या है? तो नर्सरी स्कूल व बालवाड़ी में बच्चों एक दूसरे को चीज़ें देना व क्या है, संपर्क स्थापित करना सीखते हैं। इन स्थानों का वातावरण बच्चों में भाषा का विकास करता है। इन स्कूलों में शिक्षक अक्सर बच्चे के बाल, नाखून, कपड़े की जांच करते हैं, जिससे उन्हें स्वच्छता का ज्ञान होता है। शहरों में बच्चे को शिक्षा के लिए नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है और गांवों में शिक्षा के लिए बालवाड़ी, जिसको हम आंगनवाड़ी में दी जाती है। बालवाड़ी भी शहरों के नर्सरी स्कूलों जैसी होती है। देखिए, आप अपने बच्चे, घरों के बच्चे को देखे होंगे, आंगनवाड़ी में जाते हैं, वहाँ उसके नाखून, कपड़े और उसको खाने पीने के लिए कुछ कुछ चीज़ बना कर देते हैं, तो जिससे बच्चा क्या होते हैं, इम्प्रेस होते, बोलते कि नहीं, वहाँ जाते हैं ना मैडम जी खाने देते हैं, इस टाइप से देते हैं, नहीं देते हैं। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के मानसिक जो है ना, ये मानसिक ये थोड़ा थोड़ा विकसित होना, मतलब उसका बुद्धि जो है ना थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगते हैं कि हमें साफ़ रहना चाहिए, साफ़ सुथरा में रहना चाहिए, हमें कपड़े को अच्छे ढंग से साफ़ करना चाहिए, ये सब उसको नॉलेज होने लगते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इसमें क्या है कि नर्सरी स्कूल और बालवाड़ी के उद्देश्य निम्नलिखित है। उसके क्या क्या उद्देश्य है? प्रथम उद्देश्य है कि अनाथ व असहाय बच्चों के लिए एक घरेलू निवास स्थान का प्रबंध करना। दूसरे, उनके भोजन तथा वस्त्र आदि का प्रबंध करना। तीसरा, उन्हें शिक्षित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके। चौथा, उन्हें दूसरों के प्रति सद्भावना तथा प्रेम प्यार सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई दांत क्या है या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, बच्चों के जन्म के 8-9 महीने बाद उसके मुंह से में अस्थाई दांत निकलने लगते हैं। कुछ वर्षों बाद अस्थाई दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर नए दांत निकलने लगते हैं। इन्हें हम नए दांतों को अस्थाई दांत कहते हैं। देखिए, अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय तो दांत नहीं होता है, धीरे धीरे फिर जैसे वो बड़े होते हैं फिर दांत होता है। अब बीच में एक बार दांत फिर टूटता है ना, उसके बाद जो दांत आता है ना वो सदा के लिए रहता है, तो वही दांत को हम क्या कहते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज लवण क्या है? तो खनिज तत्वों में कैल्शियम, आयरन जैसे खनिज लवणों की आवश्यकता इंसान को अच्छी मात्रा में होती है। खनिज लवणों का उचित पोषण न होने से कैल्शियम एवं लौह लवण की शरीर में न्यूनता हो जाती है। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में अस्थियां कमजोर हो जाती है एवं अस्थियों के रोग हो जाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में कैल्शियम की आवश्यकता प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की अवस्था का समान होती है। इस अवस्था में प्रतिदिन 0.8 ग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। अगर आप खनिज लवण नहीं लेते हैं तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और वृद्धावस्था में क्या होता है, आपका जो है ना हड्डी, अस्थियां आपका कमज़ोर हो जाएगा, आप जो है ना झुक करके चलेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आपको खाना में खनिज लवण भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम लंबे समय तक जीवित रहे और हम सीधे स्वच्छ रहे तो आपको खनिज लवण लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खनिज लवण लेने से क्या होता है, कैल्शियम अगर नहीं लेते हैं उचित मात्रा में कैल्शियम और लौह लवण की कमी हो जाता है, जिससे क्या होता है, अस्थियां मुड़ जाती है। तो एक व्यक्ति को प्रत्यवस्था में क्या कहते हैं, इस अवस्था में बूढ़े जो लोगों को कम से कम 0.8 ग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक क्या है? यह रोग रूबेला विषाणु के कारण होता है। इसे खसरा भी कहते हैं। चेचक आपने नाम सुने होंगे और इससे सब डरता भी है। दूषित वायु वह रोगी के संपर्क में आने से यह रोग होता है। जिसको चेचक होता है ना, उसके शरीर में किसी को टच करने नहीं देता, बोलते कि अलग ही रहो इससे, है ना। इस रोग में शरीर पर छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं। शरीर में खुजली भी होती है। इसमें सिर दर्द, बुखार, खांसी
के भी लक्षण देखे जाते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए बालपन में टीका लगाया जाता है। इस रोग में रोगी को हवादार कमरे में रखना चाहिए और अन्य बालक के संसर्ग का बचाव करना चाहिए। देखिए ये जो है ना चेचक है ना, आप अपना गांव देहात में सुनेंगे, इसको हम कहते हैं गोसाय हो गया है ना, इसको थोड़ा दूर में रखा जाए। ऐसे हम बोलते हैं माता हो गया है और इसको थोड़ा उससे दूर रखो, क्योंकि देखिए अगर उसके शरीर में अगर उसको टच कराया जाएगा किसी को तो क्या होगा, ये फैलता है तो फिर उसके संक्रमण से वो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए किसी को उसके सामने मतलब इर्द गिर्द आने नहीं देता है, उससे दूर ही रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव क्या है। तो प्रसव की सामान्यतः 280 दिनों तक मां के गर्भ में रहने के बाद बच्चे गर्भ से बाहर आता है। इसी प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। तो साधारण भाषा में ही है, प्रसव के समय बच्चा अपनी भ्रूणावस्था की आकृति में ही जन्म लेती है। प्रसव के समय मां को बहुत कष्ट होता है, कभी कभी सर्जरी द्वारा भी प्रसव होता है। प्रसव के तुरंत बाद बच्चे का वजन 2 से 2.5 किलो होता है। भिन्न भिन्न महिलाओं में प्रसव की अवधि भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः किसी भी प्रसव की 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिम्बवाहिनी नली क्या है, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यह नली महिलाओं में पाई जाती है। डिम्ब ग्रंथि में बहुत से अंडाणु अर्थात क्या होते हैं, प्राइमरी पाए जाते हैं। डिम्ब ग्रंथि में लगभग 8000 फॉलिकल क्या है, फॉलिकल पाए जाते हैं। फॉलिकल झिल्ली की एक थैली होती है। हर मासिक धर्म में बहुत से फॉलिकल परिपक्व होना रोक दिया जाता है तथा केवल एक फॉलिकल ही परिपक्व हो जा पाता है। नेक्स्ट, और वही क्या करते हैं, निषेचन करके फिर अब बच्चे का जन्म देते हैं कि नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन अपरिमिश्रण यानी कि आहार या मिलावट क्या है। भोजन को मिलाना, तो इसको लिखेंगे कि खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उनमें से कोई तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने को भोजन अपरिमिश्रण कहते हैं। इसके कारण पोषक तत्व घट जाते हैं। चावल, गेहूं, दाल आदि में प्रायः छोटे छोटे कंकड़ या उजले बालू के कण मिला दिए जाते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल में अर्जिमान, अरंडी अथवा खनिज तेल अपरिमिश्रण कर दिया जाता है। लाल मिर्च के चूर्ण में प्रायः लकड़ी के लाल रंग एवं रंगे महीन बुरादे का अपरिमिश्रण किया जाता है। बहुधा उसमें लाल ईंट या खड़िया का महीन चूर्ण भी मिलाया जाता है। काली मिर्च में बहुधा पपीते की काली बीज का अपरिमिश्रण किया जाता है। शुद्ध घी में सामान्यतः वनस्पति घी जैसे डालडा आदि को मिलाया जाता है। देखिए इसी टाइप से क्या होता है, हमारे घरों में जितने भी जैसे मसाला वगैरह आता है सब में परिमिश्रण होता है। इसलिए अगर आप जब भी जाते हैं ना, अच्छे से देख करके आप खरीदा कीजिए, नहीं तो अब आप जानवे करते हैं आजकल कितना नकली चल रहा है। बस यही सब मिश्रण करके आपको उसका जो है ना दे दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान से सामान को भी खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग प्रतिरक्षण क्या है। प्रकृति की ओर से मनुष्य को रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता है। यह क्या है, रोग प्रतिरक्षण क्या है कि प्रकृति की ओर से मनुष्य को रोगों से यानी कि बीमारियों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता है। इस क्षमता को प्रतिरक्षण कहते हैं। यह क्षमता हमें लोगों के जीवाणुओं के प्रभाव से बचाती है। यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। यह क्षमता 2 प्रकार की होती है। प्रथम क्या है, प्राकृतिक प्रतिरक्षण, दूसरा है कृत्रिम प्रतिरक्षण। तो प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्या है कि हमारे रक्त में सफ़ेद रक्ताणु पाए जाते हैं। ये शरीर में रोगाणुओं का विरोध करने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उनको एंटी टॉक्सिन कहते हैं। इसमें रोग के जीवाणु से लड़ने की क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट है इसका कृत्रिम प्रतिरक्षण। यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम है टीके द्वारा और दूसरा है रोगग्रस्त होने के पश्चात। देखिए सबसे पहले आपको जो है ना
रोग प्रतिरक्षण के विषय में थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। और उसके बाद जो है ना आपको पॉइंट 1 प्राकृतिक प्रतिरक्षण और दूसरा कृत्रिम प्रतिरक्षण आपको याद करके, उसके बाद अगर आपको ये दोनों याद हो गया तो फिर आप इसके स्टार पॉइंट को जरूर लिख देंगे। देखिए जब भी अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं ना तो आप स्टार बाय पॉइंट लिखा करें। अगर आपको दो पॉइंट भी अगर इससे अगर आपको याद हो गया ना तो फिर समझिए आप क्वेश्चन को आसानी से लिख सकेंगे। तो इसमें क्या है, प्रथम कृत्रिम प्रतिरक्षण में क्या है, टीके द्वारा, दूसरा क्या है, रोगग्रस्त होने से पश्चात टीके द्वारा रोग के मृत जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे शरीर में प्रतिरोधक तत्वों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है रोगग्रस्त होने के पश्चात, अगर रोगी एक बार रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर दोबारा उस रोग से के होने का संभावना कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोधक तत्व शरीर में पर्याप्त मात्रा में पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब जो है ना सेट 2 आ गए हैं। अब हम सेट 2 आगे की वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे। देखिए आपको जो है ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अभी से मेहनत से लग जाइए। देखिए मेहनत कभी किसी को बेकार नहीं जाता, और आपने सुने होंगे कि बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज से और अभी से आप लग जाइए और अपने रिजल्ट में 4 चांद लगाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपके काम का थोड़ा सा भी अगर होगा, तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है, आप कितना मार्क लाना चाहते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।